अच्छा जी। अभी हम आते हैं डिफरेंस बिटवीन बेसिक रिसर्च और एक्शन रिसर्च। बेसिक रिसर्च जिस तरह मैंने बताई थी कि ये सबसे बड़ी टाइप है रिसर्च की, जिसको हम यूज करते हैं फॉर थ्योरी डेवलपमेंट। कोई थ्योरी या कोई आइडिया या कोई कॉन्सेप्ट या कोई नई चीज क्रिएट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको उसको हम कहते हैं बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च में और एक्शन रिसर्च जिस तरह मैंने बताया था कि इमीडिएट प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए की जाती है। तो इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क के जो क्राइटेरियाज हैं वो हम चार रखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स हैं, फिर उसकी ट्रेनिंग है, और प्रॉब्लम की सिलेक्शन है, और हाइपोथेसिस, ये जो रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं उसकी हम बात करते हैं। तो बेसिक रिसर्च के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एजुकेशनल थ्योरी एंड डिराइव जनरलाइजेशंस। नॉट नेसेसरीली हम, अगर चूंकि हम एजुकेशनल सेटिंग्स में बैठे हैं और हम एजुकेशनल सेटिंग्स में बात कर रहे हैं, तो इस वजह से हम एजुकेशन की बात करेंगे। बट नॉट नेसेसरली इन एजुकेशन, इट कैन बी यूज्ड इन एनी फील्ड, इन एनी वॉक ऑफ लाइफ, किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो नेचुरल साइंसेज है, चाहे वो सोशल साइंसेज है, ठीक है, चाहे वो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज है, किसी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है इसको फॉर डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी, और उस थ्योरी को जनरलाइज किया जाएगा। जबकि एक्शन रिसर्च है टू फाइंड सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम इन अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, किसी एक खास कॉन्टेक्स्ट में, और वो वहीं एप्लीकेबल होता है, उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते। जनरलाइज का मतलब होता है कि एक थ्योरी या एक सोल्यूशन जब हम निकालते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये सोल्यूशन किसी जगह पर भी ये प्रॉब्लम आ रही हो उसको हम कर सकते हैं। इस तरह मैं कहता हूं कि टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स इन लर्निंग ऑफ क्लास सेवेंथ। तो क्लास सेवेंथ की जो लर्निंग प्रॉब्लम्स हैं आपके स्कूल की, वो डिफरेंट होंगी और किसी और स्कूल की डिफरेंट होंगी। सो वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो दूसरे स्कूल में एप्लीकेबल नहीं हो सकता। इसका मतलब हम उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। वेरस बेसिक रिसर्च की जो फाइंडिंग्स होती हैं वो हर जगह पर एप्लीकेबल होती हैं और वो जनरलाइज किया जा सकता है। अगर हम ट्रेनिंग की बात करें कि इस रिसर्च को करने के लिए ट्रेनिंग की कितनी ज़रूरत होती है, तो बेसिक रिसर्च के लिए इंटेंसिव ट्रेनिंग की चाहिए। बिकॉज उसकी मेथडोलॉजी, उसके जो प्रॉज एंड कॉन्स हैं, उसकी जो चीज़ें हैं, उसके जो प्रोसीजर्स हैं, उसकी जो मेथडोलॉजीज हैं, उनको समझने के लिए बड़ा टाइम चाहिए और एक इंटेंसिव ट्रेनिंग चाहिए बेसिक रिसर्च के लिए। जबकि एक्शन रिसर्च में बस थोड़ी सी ट्रेनिंग दें, जिस तरह मैंने आपको थोड़ी सी चीज़ें बताई, और वो आपको पता चल जाती हैं और आप एक्शन रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम की सिलेक्शन किस तरह करते हैं? बेसिक रिसर्च में अ वाइड रेंज ऑफ मेथड्स आर यूज्ड टू सिलेक्ट अ प्रॉब्लम। लिटरेचर को देखते हैं, हम उसके साथ क्रॉस एग्जामिन करते हैं चीज़ों को कि इसका हल पहले निकला हुआ तो नहीं है, कहाँ कहाँ प्रिवेल करती है, क्या पूरी दुनिया में ये पॉइंट है या नहीं है, इसका फायदा क्या हो सकता है, इसका नुकसान क्या हो सकता है। सो अ वाइड रेंज ऑफ मेथड्स आर यूज्ड टू सिलेक्ट अ प्रॉब्लम इन केस ऑफ बेसिक रिसर्च। लेकिन जब हम एक्शन रिसर्च की बात करते हैं तो एक्शन रिसर्च में पार्टिसिपेटिंग टीचर या जो पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल या वो बंदा जो कि प्रॉब्लम फेस कर रहा है, वही प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है जिस सिचुएशन में भी वो होता है। अगर हम टीचर्स हैं तो हम ये कहें कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो कि इस क्लास में चल रहा है हमारा, उसके अंदर हमको प्रॉब्लम फेस करते हैं। हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो कंफर्टेबल नहीं है और वो तवज्जो नहीं दे पा रहे क्लास के ऊपर। सर्दियों के दिन है, खिड़कियों में शीशे कोई नहीं है, तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम क्या हो सकती है? कंफर्ट लेवल ठीक नहीं है उनका। इसका सोल्यूशन क्या निकल सकता है कि अगर खिड़कियों के शीशे हम लगा दें, हवा आनी अंदर बंद हो जाएगी तो बच्चे कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो इमीडिएट प्रॉब्लम्स, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, चाहे वो टीचिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे वो टीचर सेंटर्ड प्रॉब्लम है, चाहे वो स्टूडेंट सेंटर्ड प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम्स एक क्लास के अंदर एक टीचर फेस करता है अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर, उनका वो हल निकालता है, हल निकाल के पेश कर देता है, उसको हम एक्शन रिसर्च कहते हैं। उसके बाद हाइपोथेसिस या रिसर्च क्वेश्चन। हाईली स्पेसिफिक हाइपोथेसिस इज डेवलप्ड या हाईली स्पेसिफिक क्वेश्चंस आर डेवलप्ड। और एक्शन रिसर्च में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम दी जाती है सिर्फ, और कुछ भी नहीं होता। सो फार सो गुड। इसमें अगर किसी किसी बंदे को कुछ चीज समझ ना आई हो तो वो पूछ सकता हूँ। जी, दानिश मोहम्मद।
सोनम ने हैंड रेज किया हुआ है। सोनम, यू कैन चैट, आपकी तो चैट इनेबल्ड है। दानिश मोहम्मद, आप कुछ कहना चाहते हैं? नो सर। अच्छा, ठीक, ठीक हो गया। अच्छा, फरहानाज बलोच, हाइपोथेसिस की जब हम बात करते हैं तो रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस में फर्क क्या होता है? ऑल्दो कि ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, ये पहले जो रिसर्च जब मेथोडोलॉजी जब पढ़ाई जाती है तो उसमें बताया जाता है कि क्या होता है। तो ब्रीफली अगर मैं आपको बताऊं कि मैं अगर एक सवाल करता हूं कि why the comfort level of students in class 7th is not up to the mark, और आगे मैं सवालिया निशान डालता हूं, तो ये क्वेश्चन होगा। इसका मतलब है इस सवाल का जवाब मैं तलाश करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर मैं इसी स्टेटमेंट को कहता हूं कि कंफर्ट लेवल ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th इज नॉट अप टू द मार्क, और आगे सवालिया निशान नहीं है बिकॉज इसके साथ क्वेश्चनिंग फ्रेज नहीं इस्तेमाल किया गया, तो ये हाइपोथेसिस होगा। हाइपोथेसिस ये एक बयानी है, ठीक है, या ये एक क्लेम है जो कि मैंने किया। अभी मैं ये देखूंगा कि क्या स्टूडेंट कंफर्टेबल हैं या स्टूडेंट कंफर्टेबल नहीं है, तो इसका जवाब या हाँ में आएगा या ना में आएगा। इसका जवाब हाँ में आएगा तो मतलब है स्टूडेंट्स कंफर्टेबल नहीं है, हमने जो रिसर्च की उससे हमें पता चला, और हमने जो रिसर्च की उससे हमें पता चला कि स्टूडेंट्स कंफर्टेबल हैं, तो इसका जवाब ना में आएगा। तो हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है, और क्वेश्चन जो है उसके आगे क्वेश्चन मार्क होता है, और क्वेश्चन मार्क जो है उस क्वेश्चन का जवाब तलाश करके जवाब दिया जाता है। तो समझ आ गया फरनाज बलोच आपको कि हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चन में फर्क क्या होता है? जब हम कहते हैं ना बेसिक रिसर्च में हाइपोथेसिस लिया जाता है, एक ब्रॉड हाइपोथेसिस होता है जो लिया जाता है उसमें बेसिक रिसर्च में, तो जो थ्योरी होती है ना, हम ये कि हम ये कह सकते हैं कि एवरी थ्योरी वाज एन हाइपोथेसिस। किसी टाइम पे वो हाइपोथेसिस था जो कि कंफर्म होके थ्योरी बन गई, बट एवरी हाइपोथेसिस कैनट बी अ थ्योरी, बिकॉज हर हाइपोथेसिस कंफर्म नहीं हो सकता। तो अगर वो कंफर्म नहीं होता तो वो थ्योरी नहीं बनेगी। तो समझ आया फर्क आपको फरनाज बलोच कि हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चन में क्या फर्क है? अगर नहीं तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। अच्छा जी, आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ एक्शन रिसर्च: इंडिविजुअल एक्शन रिसर्च, collaborative action research and system wide action research. These are the three types. अगर आपकी बुक में नहीं है तो जरूरी नहीं है कि आप इनको याद करें, ठीक है, और इट्स नॉट नेसेसरी कि जो चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंटेशन के दौरान स्लाइड्स में पढ़ाई जाती हैं वो तमाम के तमाम जो हैं वो आपकी बुक में अवेलेबल हों, लेकिन एक चीज़ को समझाने के लिए और उसको एलोबरेट करने के लिए, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट के लिए हम बाकी चीज़ों के साथ उसको रिलेट करते हैं ताकि स्टूडेंट को एक बेहतर तरीके से समझ आ सके। बाकी फॉर एज फार एज पेपर इज कंसर्न या असाइनमेंट्स आर कंसर्न, उसके लिए एडिशनल सोर्सेज जो हैं वो आप ज़रूर पढ़ें और उनको आप यूज़ भी कर सकते हैं, बट जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स गिवन इन दी बुक हैं उनको ज़रूर पढ़ें और उनको ज़रूर मेंशन करें अपने उसमें जवाबात में।
तो इंडिविजुअल एक्शन रिसर्च जो है, इसमें रिसर्च क्वेश्चन इज डिसाइडेड एंड स्टडी कंडक्टेड बाय द इंडिविजुअल रिसर्चर। ठीक है, आप एज अ टीचर, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आपकी क्लास में चल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो उन प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई करते हैं, उनका हल निकाल के आप सामने रख देते हैं, तो ये इंडिविजुअल एक्शन रिसर्च होगी। इमीडिएट ऑडियंसेस जो हैं वो आपके सामने, आपकी क्लास है, वो इंडिविजुअल्स हैं जो कि प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और कुछ बेहतर हल और बेहतर तरीका चाहते हैं उसका, तो वो हल निकले। इसकी एग्जांपल जो है वो ये हो सकती है कि इंडिविजुअल टीचर, एक क्लास में एक टीचर ही ट्राइज डिफरेंट क्लासरूम मैनेजमेंट अप्रोच, और उसके आउटकम्स जो हैं उनको ऑब्जर्व करता है और उसके बाद बताता है कि जी ये मैनेजमेंट अप्रोच जो है मेरी क्लास के लिए बेहतर है और इससे मैं बेहतर परफॉर्मेंस अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ अपनी क्लास में। उसके बाद आती है ये वो इंडिविजुअल एक्शन रिसर्च है जो कि आप लोग करेंगे इस आपके जो बीएड का आखिरी सेमेस्टर है उसमें कोई कोड होता है मेरे ख्याल में रिसर्च का, और उसमें आपने एक रिसर्च प्रोजेक्ट करना होता है और वो बेसिकली एक्शन रिसर्च ही होती है। उसके बाद आ जाता है कोलैबोरेटिव एक्शन रिसर्च। कोलैबोरेटिव एक्शन रिसर्च में एक नहीं होता, सो टीम ऑफ रिसर्चर्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट जगहों से बिलोंग करते हैं वो, लेकिन उनका काम और उनकी जो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस वो सारी एक जैसी होती हैं। तमाम टीचर्स हो सकते हैं, तमाम इंजीनियर्स हो सकते हैं, तमाम डॉक्टर्स हो सकते हैं, तमाम मैकेनिक्स हो सकते हैं, तमाम कारपेंटर्स हो सकते हैं, तमाम जो हैं वो कोई और प्रोफेशन से ताल्लुक रख सकते हैं, ठीक है, जिसमें प्रॉब्लम फेस करती है। वो तमाम जो हैं वो मिल के अपनी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस डालते हैं उस मसले को जिसको आप फाइंड आउट करते हैं उसका हल निकालने में। इसकी एग्जांपल हो सकती है कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ प्रोफेसर्स, पूरी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के जो ग्रुप ऑफ प्रोफेसर्स हैं, दे कोलेबरेट विद ईच अदर टू इम्प्रूव इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस एट हायर एजुकेशन लेवल के ऊपर। तो ये एक एग्जांपल हो सकती है। उसके बाद सिस्टम वाइड रिसर्च, ये सबसे बड़ी टाइप होती है एक्शन रिसर्च की। इट फोकसेस ऑन चेंजिंग समथिंग लार्ज such as the entire school system, allied school system है, beacon house school system है, city school system है, army public school and colleges ये भी school system है, एक फौजी फाउंडेशन स्कूल्स ये भी एक स्कूल सिस्टम है। तो क्योंकि तमाम स्कूल्स एक ही करिकुलम के ऊपर, एक ही टीचिंग टेक्निक्स के ऊपर, एक ही लेसन प्लान्स और तमाम चीज़ों के ऊपर चल रहे होते हैं, वो तो उसमें जो कोई चीज़ चेंज करनी होती है तो पूरे सिस्टम को चेंज किया जाता है। इट इज लार्जेस्ट इन स्कोप ऑफ एक्शन रिसर्च, और एग्जांपल है इसकी एंटायर फैकल्टी, पूरी की पूरी फैकल्टी किसी स्कूल किसी यूनिवर्सिटी की, वो इकट्ठा काम करती है किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में और उसका हल निकालने में कि कौन से एक्शंस कर सकते हैं जो उस मसले को रिजॉल्व करेंगे। तो टाइप्स ऑफ एक्शन रिसर्च जो हैं वो आई होप आपको समझ आ गई होंगी। यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो किसी चीज के बारे में, तो वो पूछ सकता है। और ये जो हैंड रेस करते हैं, अभी दोबारा फिर दानिश ने हैंड रेस किया हुआ है, हालांकि मैंने माइक भी दिया था इनको। तो हैंड रेस करने का मतलब है कि यू हैव सम क्वेश्चन। ठीक है, अभी सोनम ने भी हैंड रेस किया हुआ है, तो या तो आप खुद लोअर हैंड कर दिया करें। अभी मैं तमाम के हैंड्स जो हैं उनको लोअर कर रहा हूँ, और उसके बावजूद अगर इफ somebody want to say something और somebody wants to speak, तो वो दोबारा हैंड रेस करे, मैं उसको माइक दे दूंगा, वो बात कर सकता है फिर सबसे, तमाम सुन सकेंगे उसको। जी इरम शफीक। जी बोले इरम शफीक, क्या कहना चाहती हैं आप? इरम शफीक, यू हैव अ माइक, आप कुछ कहना चाहती हैं तो जरूर बोलें। इरम शफीक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, बोलें, कुछ सवाल है आपका?
सर हमारी चेयर डिसेबल है तो हम कैसे क्वेश्चन करें या कैसे बताएं कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही। ये प्रॉब्लम जो है जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उन तक पहुंचा दी गई है। आपने हैंड अगर रेस किया है तो आपको क्वेश्चन है तो पूछे, मैं जवाब दे देता हूँ उसका। सर यही प्रॉब्लम थी, यानी कि जब आप लेक्चर वगैरह में कुछ पूछते हैं ना कि समझ आ गया या यहाँ से कोई क्वेश्चंस है, तो वो बस उसी में ही प्रॉब्लम हो रही थी। कोई मसला नहीं है, आप हैंड रेस करें, मैं आपको माइक दे दूंगा, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है ठीक, सर, फिर हम ठीक हो गया। इंशाल्लाह उसी में। जी सर। ठीक है, थैंक यू। यू वेलकम सर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। मोमल हैज ज्वाइंट एज अ गेस्ट। ठीक है, तो मोमल से रिक्वेस्ट है कि वो साइन आउट करें और एलएमएस के थ्रू ज्वाइन करें, ताकि आप अटेंडेंस जो है वो काउंट हो। मोमल, इफ यू कैन लिसन प्लीज लीव एंड ज्वाइन थ्रू एलएमएस। ये नॉर्मली प्रॉब्लम्स जो फेस होती है ना, ये उन लोगों को फेस हो रही हैं जो कि मोबाइल से ज्वाइन कर रहे हैं। जो कंप्यूटर या लैपटॉप से ज्वाइन करते हैं उनको इतना इशू नहीं आता। अच्छा जी, एक्शन रिसर्च इट इज अ डिसिप्लिन प्रोसेस, एक प्रोसीजरल एक्टिविटी है किसी चीज को समझने की, किसी चीज को इंक्वायर करने की, और वो काम किया जाता है कोई एक खास एक्शन लेने के लिए। ठीक है, द प्राइमरी रीजन फॉर एंगेजिंग इन एक्शन रिसर्च इज टू असिस्ट द एक्टर इन इम्प्रूविंग और रिफाइनिंग हिज और हर एक्शंस। वो एक्टर कौन है? वो एक्टर टीचर भी हो सकता है, वो एक्टर स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। कि वो अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उस प्रॉब्लम को हल किया जाए, उसके रीजंस सामने लाए जाएं, और ताकि चीजें ईज ऑफ हो सकें और उनका हल निकल सके। कर्ट लिवन ने एक जर्मन अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट था। ही वाज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ एक्शन रिसर्च, और उसने एक्शन रिसर्च की टर्म फर्स्ट टाइम 1940 में इस्तेमाल की थी। जी, रहमतुल्लाह को बात करना चाहते हैं, आपने हैंड रेस किया, तो बताइए। रहमतुल्लाह खान, आपने हैंड रेस किया है, कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं या कुछ चीज समझ नहीं आई है आपको, तो आप बात कर सकते हैं। अदर देन के चैट डिसेबल्ड है या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है आपका, उसके बारे में मैं कोई मदद नहीं कर सकता आपकी। जी रहमतुल्लाह बोलें, माइक है आपके पास। अभी ये इशू होता है ना, टाइम जाया। अगर आपको कोई क्यूरी नहीं है तो यू शुड नॉट रेज योर हैंड। जी सोनम, बोलें। आपने 2 दफा हैंड रेज किया हुआ है। यू हैव अ माइक, यू कैन स्पीक। सोनम, कौन सी असाइनमेंट शेयर करूं? नरमीन कौसर, समझ नहीं आई मुझे आपकी बात। रिसोर्स पर्सन का असाइनमेंट से कोई लेना देना नहीं है। असाइनमेंट के लिए आपका टीचर या आपका ट्यूटर कोई और है। मैं आपका ट्यूटर नहीं होऊंगा असाइनमेंट्स का।
सो असाइनमेंट्स के लिए आपकी कोई क्यूरी है अगर, तो उसके लिए आप अपना जो कंसर्न ट्यूटर है उससे रब्ता करें। उसका टेलीफोन नंबर भी दिया हुआ होता है और उसका ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ होता है। अगर नहीं है तो रीजन से आप कॉल करके पूछ सकते हैं, वो आपको उसका सेल नंबर भी दे देंगे, आपका ईमेल एड्रेस भी दे देंगे आपको उसका। एक्शन रिसर्च प्रोसेस मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको क्या होता है, कि किसी प्रोसेस प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए यूज की जाती है। इट्स अ प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कैरिड आउट बाय एंड फॉर दोज टेकिंग द एक्शन प्रैक्टिकल एज द रिसर्चर्स। क्यों होना चाहिए इनको और किस लिए होना चाहिए? एज ए क्रिटिकल थिंकर एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर वन प्रॉब्लम्स एंड प्रपोज सॉल्यूशंस। बिकॉज जब हम क्रिटिकली सोचते हैं, चीज़ों को तनकीदी निगाह से देखते हैं, तो डेफिनेटली उनके सोल्यूशंस भी हमारे जहन में आते हैं। तो जब हमारे सोल्यूशंस हमारे जहन में आते हैं, तो उस सोल्यूशन को कंफर्म करने के लिए हम कोई प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं, और उसके बाद जब उस प्रोसीजर के थ्रू हमारा एक्शन कंफर्म होता है, तो फिर हम उसको अप्लाई करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो इस वजह से टीचर्स को हम कहते हैं कि टीचर रिसर्चर भी हो सकता है। एज ए क्रिटिकल थिंकर यू टेंड टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स। एज ए रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर यू डेवलप एक्शन प्लान, आप उसका एक्शन प्लान बनाते हैं। और एज ए रिसर्चर आप उसको अप्लाई करते हैं एक्शन प्लान को, और फर्दर डेटा कलेक्ट करते हैं कि मसला हल हुआ या मसला हल नहीं हुआ, या अगर हल हुआ है तो उसमें कोई मजीद बेहतरी की गुंजाइश है, तो उसको हम दोबारा अप्लाई करें और फिर उसको अप्लाई करें ताकि मसले को हल कर सकें। टीचर रिसर्च की इंपॉर्टेंस क्या होती है? इट इज़ नेसेसरी फॉर टीचर्स टू बी मच मोर डेलिबरेट इन डॉक्यूमेंटिंग एंड इवेलुएटिंग। टीचर जर्नल बनाता है, टीचर्स की डायरी होती है, लेसन प्लान्स होते हैं, उनके ऊपर वो नोट्स लिखते हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों को बेहतर तरीके से यूज कर सके, और अगर उनमें कोई प्रॉब्लम्स हैं या कोई इम्प्रूवमेंट उसमें रिक्वायर्ड है, तो उस इम्प्रूवमेंट को वो इनकॉर्पोरेट कर सके। तो इस वजह से हम कहते हैं कि टीचर्स के लिए रिसर्च जो है वो बहुत ज़रूरी है। जी आफरीन बलोच, आप कुछ कहना चाहती हैं? माइक है आपके पास, आप कह सकती हैं। मफरीन बलोच। मफरीन बलोच, आप कुछ कहना चाहती हैं तो कुछ कह सकती हैं, आपके पास। अगेन आई विल से सेम थिंग, वेस्टेज ऑफ टाइम। सेल्फ इवेल्युएशन एस्पेक्ट के मैं अपनी अकाउंटेबिलिटी करता हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे पढ़ाने का अंदाज ठीक है या नहीं है, जिस स्टूडेंट्स बात को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो इस चीज़ को मैं एवेलुएट करता हूँ, किससे? क्वेश्चंस पूछ के उनसे, उनका फीडबैक लेके, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसका डेफिनेटली मैंने हल निकालना है। तो सेल्फ एवेल्युएशन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है उसकी वजह से बहुत ज़रूरी है। प्रोफेशनल नॉलेज कम्स फ्रॉम प्रैक्टिशनर्स रिसर्च। हम अगर ये कहें कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो आज इस स्टेज के ऊपर है, वो खुद ब खुद पहुंच गया यहाँ पर, तो वो खुद ब खुद तो नहीं पहुंच गया ना। रिसर्चेस की, लोगों ने मसाइल थे, उन मसाइल के हल निकाले, हल निकालने के बाद आज हम किसी स्टेज के ऊपर पहुंचे। फेजेस ऑफ एक्शन रिसर्च कौन से हैं? सबसे पहले आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, उसके बाद हमने डेटा कलेक्ट करना है, डेटा कलेक्ट करने के बाद उसको हमने एवेलुएट करना है, एवेलुएट करने के बाद हमने एक्शन प्लान बनाना है, और एक्शन प्लान बनाने के बाद उस एक्शन प्लान को हमने इम्प्लीमेंट करना है। तो जब हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, तो उसके बाद दोबारा फिर हम एवेलुएशन के ऊपर आ जाएंगे, हम उसको फिर एवेलुएट करेंगे। तो अगर आपके पास प्रॉब्लम ऑलरेडी मौजूद है, तो फिर आप डेटा कलेक्शन के पॉइंट से एंट्री मारेंगे, और अगर डेटा भी मौजूद है तो फिर एवेलुएट करेंगे एग्जिस्टिंग डेटा को उसका हल निकालने के लिए, और अगर हल भी आपके पास मौजूद है तो उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये एक सर्कुलर प्रोसेस है विच इज ऑन गोइंग।
डिजाइनिंग एक्शन रिसर्च का स्टेप 1 जो है वो सबसे पहले आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है कि प्रॉब्लम क्या है। क्लास के अंदर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, टीचिंग एड्स अवेलेबल नहीं है, चाक मार्कर अवेलेबल नहीं है, बोर्ड ठीक नहीं है, कुर्सियां ठीक नहीं है, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं, दरवाजों के कुंडे ठीक नहीं है, आवाज गूंजती है, आवाज नहीं आती है, पीए सिस्टम चाहिए। ये वो तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमने आइडेंटिफाई करनी है। और बच्चे नहीं समझ रहे, टीच, टीचर को प्रॉब्लम आ रही है किसी चीज़ को पढ़ाने में या उसको समझाने में। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि प्रॉब्लम्स हैं, उनको हमने आइडेंटिफाई करना है, एक्सप्लिसिटली उसको हमने अपने पास लिख लेना है। What elements of your practice or what aspects of student learning do you wish to investigate? कौन सी चीज आप अपनी बेहतर करना चाहते हैं, या कौन सा एस्पेक्ट है स्टूडेंट्स की लर्निंग का जिसको आप बेहतर करना चाहते हैं, उसको आप सेग्रीगेट करें। करना क्या चाहते हैं एक्चुअली में, अपने जहन में जो एम्बिग्विटीज हैं, जो क्लटर है, उसको क्लियर करें। व्हाट इज द मैटर ऑफ कंसर्न दैट इज नॉट अप टू योर एक्सपेक्टेशंस? वो कौन सी चीज है क्लास में, टीचिंग के दौरान या बच्चों के टेस्ट या उनकी एवेल्युएशन के दौरान जिससे भी आप सेटिस्फाइड नहीं है और आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं होता रही। देयर कैन बी 3 मेजर प्रॉब्लम एरियाज ऑफ टीचर रिसर्च जो कि वो कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शनल चैलेंजेस क्या होते हैं, स्टूडेंट लर्निंग इश्यूज कौन सी होती हैं, और क्लासरूम मैनेजमेंट जो है वो, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें आ जाती हैं जिनका मैंने सबसे पहले तस्करा किया। अभी जब हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली और चीजें बड़ी क्लियर हो गई, तो उसके बाद फिर हमने डेटा कलेक्शन करनी है। वंस द प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड, नेक्स्ट कम्स द डेटा कलेक्शन। बहुत सारे तरीके हैं डेटा कलेक्शन के। ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट बना सकते हैं आप, और किसी बंदे को पीछे बिठा के आप ऑब्जर्वेशन ले सकता है वो आपकी, उससे हम डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। आप बाकी टीचर्स के साथ डिस्कशन करते हैं, वो आपको बहुत सारे नए एवेन्यूज, नए तरीके बताते हैं कि किस तरीके से प्रॉब्लम को टैकल किया जा सकता है। दैट इज अनदर वे टू एक्वायर द डेटा। अगर बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो पेरेंट्स का फीडबैक ले सकते हैं कि बच्चा को प्रॉब्लम तो नहीं फेस कर रहा, उसके क्या हालात हैं, वो कंफर्टेबल है घर में या कंफर्टेबल नहीं है। कोई क्वेश्चनर के थ्रू आप उनसे बच्चे के इश्यूज जो हैं उनको डिस्कस कर सकते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसमें से हम डेटा निकाल सकते हैं। कोई कोई लेसन प्लान, कोई लेक्चर हम पीछे कैमरा लगा के उसको हम रिकॉर्ड कर लें, रिकॉर्ड करने के बाद जब हम उसको दोबारा सुनते हैं तो उसमें से प्रॉब्लम्स और जो ग्रे एरियाज हैं उनको हम हाईलाइट कर सकते हैं। Action research data collection techniques, there are 3 E's: experiencing, inquiring and examining. सबसे पहले बात आती है एक्सपीरियंसिंग की, थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड फील्ड नोट्स। ऑब्जर्व करते हैं आप, फील्ड नोट लेते हैं। इसमें पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो सकती है, जो एक्टिव ऑब्जर्वेशन को ले सकता है जब कोई चीज चल रही होती है क्लास। प्रिविलेज्ड एक्टिव ऑब्जर्वर, किसी बंदे को पीछे बिठा सकते हैं और वो आपके ऑब्जर्वेशन ले सकता है। ठीक है, उसके बाद इंक्वायरी आता है। व्हेन द रिसर्चर आस्क्स, इनफॉर्मल इंटरव्यू, किसी शख्स का, किसी टीचर का, किसी प्रिंसिपल का। स्ट्रक्चर्ड फॉर्मल इंटरव्यू, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मल इंटरव्यू। इनफॉर्मल इंटरव्यू का मतलब होता है कि आप कोई क्वेश्चंस डिजाइन नहीं करते, आप जाके बातचीत का आगाज करते हैं, सवाल से सवाल निकलता है, क्यूरी से क्यूरी निकलती है, और इंटरव्यू जो है वो प्रोग्रेस करता है। आप उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, ये चीज़ों को लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर्ड फॉर्मल इंटरव्यू जो है उसमें क्वेश्चंस, जो इंटरव्यू प्रोटोकॉल्स हैं वो पहले बने हुए होते हैं, वो आप दे देते हैं जिसका आप इंटरव्यू लेते हैं, और उसके बाद आप उससे सवालात करते हैं वही वाले, और उनके जवाब हासिल करते हैं। क्वेश्चनर हो सकता है कि आप एक क्वेश्चनर बनाएं और वो उसको दे दें और उसे कहें कि जवाब लिख के दे दो मुझे। एटीट्यूड स्केल्स हो सकते हैं जिसमें हम कहते हैं कि एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, इस तरह के जो स्केल्स होते हैं जिनको हम लिकर्ट स्केल कहते हैं, इसके ऊपर हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आती है एग्जामिनिंग। किन किन चीज़ों को एग्जामिन कर सकते हैं? जर्नल्स, जर्नल्स जो आपके लेसन प्लान्स हैं, टीचर लॉग होते हैं, उनको हम कर सकते हैं। मैप्स हैं, नक्शे, अगर कोई ज्योग्राफी या उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। ऑडियो एंड वीडियो टेप्स हैं, अगर आपने लेक्चर रिकॉर्ड किया है उसको आप एग्जामिन कर सकते हैं। आर्टिफैक्ट्स हैं, कोई तस्वीर है, कोई मुजस्मा है, ठीक है, कोई कैलीग्राफिक थिंग है, तो आर्टिफैक्ट का मतलब है आर्ट का जो पीस होता है, उसको हम एनालाइज कर सकते हैं। सो फार सो गुड।
किसी को कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ पर पूछ सकता है। कोई सवाल नहीं है किसी का? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, वो लोग जिनके पास चैट की ऑप्शन नहीं है वो क्या कहें, कहते हैं कि हैंड रेस कर सकते हैं, तो मैं उनको माइक दे दूंगा, वो सवाल पूछ सकते हैं।